तो हम लोग स्टडी कर रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड और हम लोगों ने ये देखा था कि जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर v वेलोसिटी के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर जाता है तो उस पे जो फोर्स लगता है वो हमने लिखा था QVB साइन थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमें इस तरीके से मिलेगा रिलेशन V क्रॉस B। इतना काम हम कर चुके थे और मैंने तुम्हें ये बताया था कि ये जो फोर्स होगा ये फोर्स वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा और इसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी चार्ज पार्टिकल पर उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। आज हम लोग इसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जो हमने ये काम किया था, तो टॉपिक वही ही है, उसके कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके कुछ स्पेशल केसेस हम लोग करेंगे। जो फॉर्मूला हमारा आया था, फॉर्मूला था फोर्स का क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा। केस वन क्या है? पहला केस है कि अगर हमारे पार्टिकल पर कोई भी चार्ज ना हो, अगर चार्ज जीरो हो, हमारे पार्टिकल पर चार्ज जीरो हो या यूं कह लो कि चार्ज न्यूट्रल हो। चार्ज कैसा हो? न्यूट्रल हो, तो हमारे चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे ना हो वो स्ट्रेट अपने ओरिजिनल रास्ते से निकल जाएगा, जैसे न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में अगर चल रहा है, किसी भी तरीके से चल रहा है, किसी भी एंगल पे चल रहा है, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। हमारा न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन जैसा न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। केस टू क्या है? केस टू है जब एंगल 90 डिग्री का हो, जब एंगल 90 डिग्री हो। ये केस हमने कर लिया था। इसमें हमारा जो पार्टिकल है इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये काम भी हमने कर लिया था, है ना। तीसरा केस, केस थ्री, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। केस थ्री में अगर थीटा 90 से छोटा, 0 से बड़ा हो, ठीक है, थीटा कैसा हो? थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 कुछ भी होगा तो उसका पाथ कैसा होगा, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये वाला केस हम लोग डिटेल में अब पढ़ेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पर जाता है तो उसका पाथ कैसा होगा, इसकी बात करते हैं। तो केस 3 हम लेके चलेंगे। देखो, हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल पे आ रहा है। ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है हमारा चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं इसको, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये है उसकी वेलोसिटी और ये थीटा डिग्री के एंगल पर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर जा रहा है। ठीक है, ये वाला केस हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने दो केस डिस्कस करे हैं इससे पहले। एक तो अगर एंगल 0 डिग्री का हो, क्यूवीबी साइन थीटा वाले फॉर्मूले में अगर थीटा 0 हो यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है तो कोई फोर्स नहीं लगता, वो उसी रास्ते सीधे चला जाता है। दूसरा केस हमने क्या किया था?
अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है कि नहीं? ये दो केस याद रखने हैं। क्या? अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। दूसरा केस क्या? अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगता है और हमारे चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाता है। ये दो केस यहां यूज करेंगे हम लोग। कैसे? देखो, वेलोसिटी का कुछ हिस्सा, देखो वेलोसिटी इस तरीके से थीटा डिग्री के एंगल पर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट? एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा v sin थीटा। ठीक है, पार्टिकल तो एक है, पार्टिकल की दो वेलोसिटी हमने ब्रेक कर ली क्योंकि जा इस तरीके से रहा था। इस तरीके से जाने का मतलब क्या है कि कुछ वेलोसिटी से तो इस तरफ जा रहा है और कुछ वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। समझ गए? अब देखो, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर या ये वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स क्या होगा? अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता है तो फोर्स नहीं लगता और चार्ज पार्टिकल उसी रास्ते सीधा चला जाता है। और दूसरा कंपोनेंट देखो, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से वो सीधा जाएगा, इस कंपोनेंट की वजह से गोल घूमेगा। पार्टिकल तो एक ही है, दो दो काम कैसे करेगा? दोनों काम इकट्ठा करेगा। वो सीधा भी जाएगा और गोल गोल भी घूमेगा। तो सीधा चलते हुए गोल गोल घूमेगा तो पाथ कैसा हो जाएगा उसका? स्पाइरल, हेलिकल हो जाएगा। जैसे कोई स्प्रिंग होता है ना, इस तरीके का पाथ हो जाता है। समझ गए? तो हम कहेंगे v cos थीटा component makes the particle to move in straight line, to move in straight line। इसकी वजह से हमारा पार्टिकल सीधे रास्ते स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और v sin थीटा की वजह से, v sin थीटा की वजह से क्या होगा? v sin थीटा will make the particle to move in circular path। इसकी वजह से सर्कुलर पाथ में चलना शुरू कर देगा, हमारा चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर देगा। तो इन दोनों की वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा? देखो, इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से हमारा चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा, इसकी वजह से गोल घूमेगा, तो हमारा चार्ज पार्टिकल इस तरीके का रास्ता बनाते हुए आगे जाएगा। समझ गए? इसे कहते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, इसे कहते हैं हेलिकल पाथ। और इतनी डिस्टेंस, यानी कि कुछ आगे भी जा रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, गोल गोल भी घूम रहा है। तो जितने टाइम में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, जितने टाइम में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, उतने टाइम में कितना आगे गया? समझ गए? जितने टाइम में वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, उतने टाइम में वो कितना आगे गया, उसको हम कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। इसे कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? पिच ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स की पिच। समझ गए? तो ये क्या है? ये वो डिस्टेंस है जो हमारा चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आगे जाएगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन को कहते हैं पिच। तो पिच का फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर है? पिच का मतलब क्या है कि भाई एक हमारा चार्ज पार्टिकल गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। जितना टाइम गोल घूमने में लग रहा है, बढ़िया वीडियो। क्या चीज?
इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में गोल घुमाती है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं, सुनो ध्यान से। मैंने बताया था कि हमारा साइक्लोट्रॉन ऐसे दो डी से मिलके बनता है। ये दोनों डी हॉलो हैं और मेटल की बनी हुई हैं, और इनको हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो बारी बारी से इनके साइन को, चार्ज को चेंज करेगी। एक बार ये पॉजिटिव होगा, एक बार ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऑसिलेट करता जाएगा। जिस पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना है उसको हम बीचों बीच रखेंगे, ठीक है, और वो उस डी की तरफ जाएगा जो डी नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज का है, तो वो उस डी की तरफ जाएगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा। और जैसे ही वो चलना शुरू करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लग रही है परपेंडिकुलर, तो अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है तो पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करेगा। जितने टाइम में वो आधा चक्कर काट करके गैप में पहुंचेगा, उतने ही टाइम में फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, और हमारा चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहां पहुंचेगा, सामने वाला डी अगर माइनस का हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो एक बड़ा रास्ता ट्रेवल करते हुए आएगा, ठीक है, एक बड़ा रास्ता ट्रेवल करेगा और फिर से गैप में पहुंच जाएगा। फिर से फील्ड की डायरेक्शन देखे बदल गई है, सामने वाला डी नेगेटिव हो गया है, फिर से एक्सेलरेट करेगा, एक बड़ा रास्ता ट्रेवल करेगा, टाइम उतना ही रहेगा, टाइम का फॉर्मूला रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। फिर यहां पहुंचेगा, फिर से फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, सामने वाला डी नेगेटिव हो गया, फिर से एक्सेलरेट करेगा, और फिर लास्ट में उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ाने में काम आती है, और उसको वापस बार बार उसी जगह पर कौन ला रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के रोल समझ में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करने में हेल्प करेगी। आई बात समझ में? और ये हमारा टाइम पीरियड है चार्ज पार्टिकल का, इसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होगा। यही फ्रीक्वेंसी अगर हमारी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी तो हम उसे कहेंगे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। समझ गए? यानी हमारे चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इतनी ही होनी चाहिए, तब जाके वो एक्सेलरेट हो सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम निकालेंगे हमारे चार्ज पार्टिकल की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो हमारा चार्ज पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एनर्जी पा सकता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और अभी अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला भी निकाला, r होता है mv/qb। इससे वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी qb/r/m, और इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, हम लिखेंगे हाफ m, वेलोसिटी जहाँ पुट करेंगे q² b²r²/m², दिस इज इक्वल टू 1/2 q² b²r²/m। ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो हमारे चार्ज पार्टिकल की हो सकती है। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही क्योंकि मैक्सिमम है, अंत में लास्ट में हमारा चार्ज पार्टिकल इतनी एनर्जी से निकलेगा। ठीक है, बी है जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, आर है रेडियस, साइक्लोट्रॉन का रेडियस, पूरा बड़ा रेडियस। साइक्लोट्रॉन अगर हमारा इस तरीके से है ना, ये हमारा डी है, इस तरीके से डी है, तो ये रेडियस है यहां पर।
क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल अलग अलग तरीके से मूव कर सकता है ना, तो अलग अलग रेडियस होगा, कोई छोटा रेडियस कोई बड़ा रेडियस। तो ये जो रेडियस ले रहे हैं ना हम लोग, ये मैक्सिमम रेडियस है, बड़े वाला रेडियस है। और m है मास ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा साइक्लोट्रॉन काम करता है। अब हम स्टडी करेंगे कि हमारा चार्ज पार्टिकल जो हम ले रहे हैं, क्या सभी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करवा सकते हैं? अल्फा बीटा गामा इलेक्ट्रॉन सब, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर ये है कि हम एक तो न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी असर नहीं कर सकती। अच्छा, अल्फा को कर सकते हैं, बीटा को या इलेक्ट्रॉन को इसमें नहीं कर सकते। इस साइक्लोट्रॉन की जो कमियां है ना, जो लिमिटेशन है, वो ये है कि वी कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स इन अ साइक्लोट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेलरेट नहीं कर सकते, उसकी स्टडी करेंगे। सो टॉपिक का नाम है व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन। व्हाई इलेक्ट्रॉन cannot be accelerated in a cyclotron। इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में क्यों एक्सेलरेट नहीं कर सकते? इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज भी है, तो क्यों नहीं कर पाते? देखो इसका आंसर समझो। ये फॉर्मूला देखो, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में m नॉट है मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट। m नॉट है किसी भी बॉडी का मास अगर वो रेस्ट पे है। m है मास ऑफ द बॉडी इन मोशन, जब वो चल रहा है। समझ रहे हो? यानी कि एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, चलती हुई बॉडी का मास रुकी हुई बॉडी के मास से कैसे कनेक्टेड है, क्या कनेक्शन है। अगर हमारी बॉडी चल रही है, उसका मास रुकी हुए मास से कैसे कनेक्टेड है, इस फॉर्मूले से कनेक्टेड है। इसमें v क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी। v है बॉडी की स्पीड, c है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, c है स्पीड ऑफ लाइट। समझ गए? अब एक स्पेशल केस देखो, अगर हमारी बॉडी इतनी तेज चले कि वो स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंच जाए, हमारी बॉडी इतनी स्पीड से चले कि स्पीड ऑफ लाइट के नजदीक पहुंच जाए, तो उसका मास क्या होगा? देखो, तो मास हो जाएगा m नॉट अंडर रूट 1, और ये भी 1 बन जाएगा, क्योंकि जब v और c इक्वल होंगे तो 1 बन जाएगा। 1 - 1 इज 0, सो वी हैव 0, सो m नॉट बाई 0 इज इन्फिनिटी। मास इनफाइनाइट हो गया, मास बहुत बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा पार्टिकल या कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से के नज़दीक पहुंच जाती है या उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, तो उसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो बढ़ने वाला जो मास है ना, वो हमें तब ज़्यादा महसूस होता है जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो। थोड़ी बॉडी स्पीड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मामूली सी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम आम तौर पे 40 की स्पीड से चला रहे हैं, 50 की स्पीड पे चला रहे हैं, 100 की स्पीड पे चला रहे हैं, 200 की भी चला लो, कुछ नहीं असर पड़ेगा। या असर पड़ेगा वो हमें महसूस नहीं होगा, हमें नज़र नहीं आएगा। समझ आई बात? वो हमें नज़र नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो जब स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक पहुंच जाएगी तब हमें नज़र आएगा। समझ रहे हो? तो मास बहुत ज़्यादा बढ़ने पर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने पर मास बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल फिर डिस्कस करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे कि क्यों हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो सी यू टुमारो, बाय देन, बाय।